30 जनवरी 2020 को भारत में जब कोविड आया तो पहला केस सामने आया था और उसके बाद आपने देखा, सबने देखा कि कैसे कोविड क्या लहर 1, लहर 2, फेज 1, फेज 2 जिसे कहते रहे, चरण 1, चरण 2, जो कोविड अलग अलग सालों में आता गया। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में लगा कि कोविड अब खत्म हो गया है, लेकिन अब एक बार फिर से दस्तक कोविड की हो गई है। इसलिए ज़रूरी है कि फिर से हमें अपने रूटीन को बदलना होगा, अपने व्यवहार को बदलना होगा और खान पान को बदलना होगा, अपनी आदतों को और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। हम डॉक्टर्स के साथ चलेंगे, बात करेंगे, वो बताएंगे जैसा वो हमें मानना होगा। इसलिए विस्तार न्यूज़ के साथ अगले आधे घंटे आप बने रहिए और आप ये सीखेंगे कि क्या आपको करना है, कैसे करना है और कैसे बचना है कोविड से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर किसलय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, भोपाल स्टूडियो से बहुत स्वागत आपका डॉक्टर किसलय श्रीवास्तव जी। क्योंकि कोविड का सबसे ज़्यादा असर होता है फेफड़ों पर और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कई हार्ट अटैक के मामले भी सामने आए हैं। ये जरूरी हो गया है कि बात की जाए। डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ये सारी जानकारी है, जांच कैसे करवानी है, कब करवानी है, ये डॉक्टर पीयूष बताएंगे। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर पीयूष जी। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर दिशानी यादव, मेडिकल ऑफिसर, शासकीय चिकित्सालय माधवनगर उज्जैन से इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जुड़ी हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर दिशानी यादव जी, क्योंकि ज़रूरी ये भी है कि महिलाओं को लेकर भी कोविड के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये डॉक्टर दिशानी बताएंगी। शुरुआत लेकिन मैं आपसे कर रहा हूँ डॉक्टर किसलय जी। सबसे बड़ी बात है एक नया वेरिएंट, नया खतरा, कोविड का वही खतरा फिर से महसूस हो रहा है क्या, जो आप खबरें लगातार देख रहे हैं, जो JN1 वेरिएंट देख रहे हैं या नए और जो वेरिएंट आ रहे हैं जिस पर लगातार रिसर्च भी की जा रही है, कितना बड़ा खतरा है कोविड का? जैसा आपने बताया बिल्कुल वही बात है कि हमें सचेत रहना चाहिए, पर हमें मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसके लिए डरने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कोविड एंडेमिक डिजीज़ की तरह कंटिन्यूसली चल रहा है। कोविड एक्चुअली ये गया नहीं है पूरी तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा इसके कोई ना कोई वेरिएंट हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं। और अभी इस वेरिएंट के लिए अगर सरकार को लगता है थोड़ा हमें ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, तो प्रॉबेबली हमें साथ ही साथ मिलके कदम मिला के चलना चाहिए और उस बात को सुन के समझना चाहिए कि हमें सिक्योरिटी मेजर्स रखने चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मुख्य बात ये है जी। और वो क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ये भी आप अगर बता देंगे तो फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे पहले भी कोविड के टाइम पे हम लोगों ने ध्यान रखा है इस चीज़ का कि एक जनरल जो हम लोग आपस में जो इंटरेक्शन करते थे, आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस एक रखते थे इस चीज़ का, कि फ्रिक्वेंट हैंडशेक जो नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जैसे भारतीय संस्कार है हमारे, नमस्ते से काम चलता है, तो नमस्ते करना चाहिए। और हम लोगों को जो खांसने छींकने वाले जो लोग हैं, जो इनको इस तरह का कुछ लग रहा है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के हम लोग रख सकते हैं अपने लिए। तो एक स्तर पर हम लोग अपना ध्यान, बिल्कुल ये सब ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर दिशानी यादव जी, एक सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है कि कोविड को लेकर लोग अमूमन ये सोचते हैं कि हाथ धुलिए काम चल गया। क्या इससे काम चल जाएगा या और कुछ करने की जरूरत है, और जिसको कोविड हो जाए उसे क्या करना पड़ेगा? जी देखिए, आपका पहला प्रश्न जो था हाथ धोने से अगर काम चल जाएगा, तो मैं बताना चाहूँगी हमें हाथ धोना है, लेकिन उसे प्रॉपर हमें वे में धोना है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अगर हम हाथ धो रहे हैं साबुन से, तो हम 2 मिनट तक अपना प्रॉपर हैंड वॉश करें। और इसके लिए कोशिश यही रहेगी, तो हम अपना सुमन जो टेक्नोलॉजी रहती है, पूरा सीधा, उल्टा, बुट्ठी, उंगली और नाखून, ये हम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हैंड वॉश करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सावधानी रहेगी। और अगर हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 15 सेकंड इसका उपयोग करें, तो हमारे लिए ये प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर वाला काम करेगा। यानी डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है कि 2 बूंद सैनिटाइजर की डाली और 2 बार ऐसा रगड़ा बस हो गया, ये सैनिटाइज नहीं होता है। 15 सेकंड आपने बताए। बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। तो हम जी मैं ये आपको यही बताना चाहूँगी कि विवेक जी, कि हम अगर सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं तो 2 बूंद नहीं, हम प्रॉपर, ये देखिए मैं आपको ये इस्तेमाल करके दिखाती हूँ, ये देखिए, और प्रॉपर हम पूरा हैंड जो हमारा कवर हो पूरा, अगर हमारे ये देखिए ये पूरा, ये तो हम इस तरह से हम सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे। और हैंड वॉश भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट अगर हम कर पाएँ तो वो हमारे लिए ज़्यादा उचित रहेगा। एक बार मैं चाहूँगा कि आप दोबारा इसको बताएं, लेकिन अभी नहीं, जब मैं दोबारा आऊँगा आपके पास, क्योंकि ये ज़रूरी था कि लोगों को सिखाना कि सैनिटाइज कैसे करना है। लेकिन डॉक्टर पीयूष जी, मैं आपसे, मुझे आपके बारे में बताया गया कि आप जो टेस्ट होते हैं, जांच होती है,
उसको लेकर आप एक्सपर्ट हैं, ये जांच कब करानी चाहिए, कब ऐसा महसूस होता है कि अब हमें जांच करा लेनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार खांसी तो एक सामान्य है, ये तो किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल, जब भी अगर इस तरह की सिम्टम्स आएँ तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी को लेकर फ़िलहाल अभी किसी तरह की पैनिक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है कि मरीज़ हैं, लेकिन काफ़ी संख्या काफ़ी कम है और ये बीमारी अभी उतना हानिकारक नहीं है, उतनी जानलेवा जिस तरह की पहले हुआ करती थी उस तरह की नहीं है। स्प्रेड बहुत कम है और दूसरा जो कॉमन से जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेकर हम बच सकते हैं। और दूसरा, अगर बीमारी होती भी है तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे खांसी है, फीवर के साथ खांसी है, या फिर जो कॉमन जो सिम्टम्स हैं अगर वो शुरू होते हैं, तो ऑब्वियसली जो टेस्ट पहले जो होते थे, ओरल स्वैब जो हुआ करता था, उन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी फिर से हमको। जो किट आती है मार्केट में, उस किट से सही डिटेक्ट हो पाता है कोविड? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत सही जानकारी देती हैं बीमारी के बारे में। जी, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइएगा डॉक्टर साहब। आप, मैं चाहूँगा चूँकि डॉक्टर्स लोग बहुत स्लो बोलते हैं, लेकिन क्या है कि आपकी आवाज़ अगर और तेज़ आएगी तो लोग और अच्छे से सुन पाएंगे, तो मैं आऊँगा आपके पास। डॉक्टर किसले जी, चूँकि हम हल्की फुल्की बातचीत के साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अब एक सवाल इस बात को लेकर है कि किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा खतरा है, तो इस सवाल का जवाब क्या है? कोविड में हम लोगों ने हर तरह का जो कोविड ने बेसिकली सारी बाउंड्रीज जो ब्रेक की हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग की, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते केवल वल्नरेबल एज ग्रुप्स ही हैं केवल वही ज़्यादा खतरे में हैं। हमने यंग लोगों को भी हार्ट अटैक होते हुए देखा है कोविड की वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होते हुए देखा है। हमने ओल्डर एज ग्रुप में भी सेम प्रॉब्लम देखी है। तो मुझे लगता है कि रिगार्डलेस ऑफ एज ग्रुप हमें अपना जनरली अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और हेल्दी डाइट और वो सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वैक्सीन को लेकर एक सवाल है मेरा, क्योंकि वैक्सीन के जो डोज लगे हैं, बूस्टर डोज भी लगवाए गए थे, क्या ऐसी नौबत है कि एक बार फिर से वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत है? अभी के कंटेक्स्ट में तो मैं बिल्कुल अभी एग्रीड नहीं हूँ कि हमें वैक्सीन का बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी। जी, इसकी स्प्रेड देख के ही हमको पता चलेगा। दूसरा, ये वेरिएंट जो है, जो नया वेरिएंट है, ये वैक्सीन से कितना ससेप्टेबल है वो भी हम लोगों को अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन देख के तो मुझे नहीं लगता वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है। जी। डॉक्टर दिशानी जी, बड़े बड़े शहरों में कोविड के अभी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी ही शुरुआत हुई थी उस वक्त भी जब कोविड पहली बार आया था। आपको लेकर, मतलब उज्जैन में या फिर मध्य प्रदेश को लेकर क्या सरकार की आदेश कुछ आया है कि अलर्ट रहिए, नए वार्ड बनाइए और डॉक्टर्स की ड्यूटी कुछ इस तरह से लगाई गई है क्या? जी बिल्कुल, अभी तक हम लोग के जो उज्जैन ज़िले में है वो अभी तक कोई सस्पेक्टेड केसेस तो नहीं मिले हैं, बट अगर इनके सस्पेक्टेड केसेस आते हैं हमारे उज्जैन में तो हमारे प्रशासन द्वारा हमारे दोनों अस्पताल में, जिला अस्पताल में 20 बेड की, चरक अस्पताल में 20 बेड की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है प्रशासन द्वारा। हमारे माधवनगर चिकित्सा अस्पताल में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और 400 ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। ये रेडी हैं बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में, प्लस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चालू अवस्था में हम लोगों ने खुद उसकी जाँच करी हुई है। तो हम लोग परिस्थिति से लड़ने के लिए पूर्ण तरह तैयार हैं। देखिए, ये उज्जैन जिला जो है मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो हम यहाँ पर स्वास्थ्य की हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अगर कोई भी हमें ऐसा सस्पेक्टेड केसेस मिल रहा है तो हम उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री से लेकर के उसका सारा हिस्ट्री जो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर उसको आइसोलेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इस चीज़ के लिए पूर्णतः तैयार बेहतर है, यानी तैयारी पूरी है। अब एक सवाल मेरा ये है डॉक्टर दिशानी जी कि आपने बताया कि कैसे हाथों को सैनिटाइज करना है। अब हम आपकी फुल तस्वीर दिखाएंगे, आप पूरी प्रोसेस बता दीजिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को, कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे हाथ धोने हैं, क्या क्या प्रिकॉशन अपनाने हैं। जी जी, तो देखिए हमारी कोशिश यही रहेगी। सबसे पहले अगर हम लोग सैनिटाइज़र की बात करें तो सैनिटाइज़र हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 बूंद ले ली हम लोग हाथ में रब करके, बहुत जल्दी में हम कई बार करते हैं, कई बार निकल जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। इसका उपयोग हमें पूरी तरह, ये देखिए, पर्याप्त मात्रा में लेना है 2 पफ, और ये पूरे हैंड को कवर करते हुए ये देखिए जी, और ये पूरी तरह पूर्णतः हमें इस चीज़ का उपयोग करना है 15 सेकंड के लिए, है ना जी। और अगर हम हैंड वॉश की मैं आपसे बात करूं
तो हैंड वॉश में हमें स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत एक आसान भाषा में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सुमन, ठीक है, सीधा, उल्टा, मुट्ठी, उंगली एंड ये नाखून जी, और ये रिस्ट आखिरी में। तो इससे हमें कोशिश करनी है, देखिए मुश्किल है बट हमें अभी कोशिश करनी है कि हम 1.5 से 2 मिनट तक अपने हाथों को पूर्णतः साबुन से धोएं। और अगर हम सैनिटाइजर का उपयोग करें तो हमें 15 सेकंड के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करना है। लेकिन एक सवाल तो है ये हमारे लिए डॉक्टर सावधानी दिशानी जी, बरतेगा। कुछ और रही लोगों बात के मास्क की, मैं बताऊँ जी, विवेक जी आपको। हाँ, मैं मास्क में उसको भी देखूंगा, लेकिन एक सवाल है कि आपने चूंकि सैनिटाइजर का जिक्र किया, कई लोगों के मन में ये भ्रम है या पता नहीं हकीकत है क्या है कि वो सोचते हैं कि ये भी तो एक केमिकल है और सैनिटाइजर हाथ धोने के बाद और उससे फिर कुछ खाते हैं तो वो सैनिटाइजर बॉडी में जाता है, वो हार्मफुल होता है। ये मिथक है या इसमें कुछ सच्चाई है? जी नहीं, बिल्कुल ये मिथक है, क्योंकि हमारे लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी यही है कि जो वेरिएंट है, ये जो ओमिक्रॉन JN1 वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये हमारे अंदर इंटरनली बॉडी सिस्टम में कहीं एंटर ना कर जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मिथ है बिल्कुल, और इससे मैं आम जनता को भी यही बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल इसका उपयोग करें। अगर आप पब्लिकली बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में, वैसे तो आप अवॉइड करें अभी जाना, बट अगर आप फिर भी जा रहे हैं तो इसका उपयोग करें। और ये पूरी तरह मिथ है कि हम खाना वगैरह खा रहे हैं तो इसके कण जो है हमारे भीतर चले जाएंगे। तो जी बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर पीयूष जी, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कोविड अगर हो गया तो फिर परिवार को उससे कैसे दूर किया जा सकता है? मतलब उनको कोविड ना हो, परिवार के सदस्यों को क्या करना चाहिए? जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं कि कोविड के दौरान जिसमें परिवार में किसी परिजन को अगर कोविड हो जाता था तो उसके लिए हम सिंपल से प्रिकॉशंस करते थे। कुछ तो ये कि उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, उनको आइसोलेट करने के बाद उनसे छोटे बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को मिलने नहीं दिया जाता था, और उनके खाने का एक विशेष ध्यान हमको रखना पड़ता है ताकि उनका खाना हेल्दी हो और उनको हाइड्रेशन प्रॉपर मिल सके। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जो लेना उनको आवश्यक होगा। डॉक्टर साहब, क्या खाना चाहिए? हाइड्रेशन और हेल्दी फूड। जी नहीं, अब हेल्दी फूड में तो बहुत कुछ होते हैं, बच्चों को तो हेल्दी फूड जंक फूड ही लगते हैं, लेकिन उनको कैसे समझाया जाए? मतलब क्या खाना चाहिए? मैं इसलिए स्पेसिफाई पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बिल्कुल, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि जितने भी जो घर का बना हुआ जो सबसे स्वस्थ जो खाना माना जाता है वो हमारे हिसाब से तो घर का बना हुआ खाना रहता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटीन युक्त जो खाना है, जिसमें भाजी है, दाल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हेल्दी मानी जाती हैं। और रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेट करके रखना, गर्मी का सीज़न है, ऑब्वियसली हमको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, तो ये सभी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती हैं। और अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी तो ये बीमारी फैलने का डर बढ़ सकता है। तो इसलिए ऑब्वियसली हमको अपनी इम्यूनिटी को सपोर्ट करके रखना पड़ेगा हाइड्रेशन के द्वारा और प्रोटीन युक्त खाने के द्वारा। जी जी डॉक्टर किसले जी, एक सवाल मेरा ये है कि आपने इन दिनों बहुत देखे होंगे वो वीडियोस जिसमें लोग चलते चलते गिर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कोविड के इंजेक्शन लगवाएं, वैक्सीन लगवाई, तब से ये संख्या बढ़ गई है। इसमें कितना भ्रम है, सच्चाई क्या है, ज़रा इस पर भी आप बात कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जब कोविड हुआ था तब उसके बाद हमारे पास केवल एक ही जो ऑप्शन था सुरक्षा के लिए, वो थी वैक्सीन, जो हमारे लिए बहुत हार्ड एंड फास्ट था। और मुझे लगता है वैक्सीन के जो लाभ रहे हैं उसको हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते। और वैक्सीन की वजह से प्रॉब्लम हुई है या कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुई है, अब ये सवाल हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने भी वैक्सीनेशन करवाया और पूरे दोनों डोज लगे थे मुझे, बूस्टर नहीं लगवाया था मैंने जी, लेकिन दोनों डोज लगने के बावजूद भी मुझे कम से कम 3 बार कोविड हुआ, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंस्पाइट ऑफ हम लोगों को जो भी डोज लगे, लेकिन सभी लोगों को कोविड हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है ब्लड में क्लॉट ज़्यादा बढ़ने की जो कोविड के बाद से हुई है, वो क्या कोविड की वजह से है या वैक्सीन की वजह से? जी ये फिर भी सवाल ही है, क्योंकि जिनको वैक्सीनेशन हुआ है उन लोगों को बाद में भी कोविड हुआ है, पहले भी कोविड हुआ है। तो कोविड का जो वायरस है वो अपने आप में प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट क्रिएट करता है, जो क्लॉट बनने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को जिनको हम लोगों ने देखा है, जो यंग लोग भी हैं, जैसे आपने बताया कि अचानक चलते चलते कोई कोलैप्स हो गया,
तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली जो हम लोगों ने प्रोसीजर्स किए हैं, लोगों की एंजियोग्राफी की है, एंजियोप्लास्टी की है, उस कंडीशन हम लोगों ने देखा है कोविड वाले जो पेशेंट्स हैं उनको क्लॉट बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि ब्लड थिनर उस पर अच्छे से काम करना भी बंद कर देते हैं। तो हम लोग को और ज़्यादा हैवी ब्लड थिनर्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे लोगों में जो पहले कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये अमूमन हो गया डॉक्टर साहब, क्योंकि एक दिन मैं भी घर पे बैठा हुआ था और अचानक मुझे पेन होता है, लेफ्ट हैंड में पेन होता है और लगता है कि ऐसा ना ही कि कहीं हार्ट अटैक के लक्षण हो। तुरंत मैं जाता हूँ, फिर जो सारी प्रोसीजर होती है उसको पूरा करते, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये डर है कि हार्ट अटैक तो नहीं है, इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं? मुझे लगता है कि जब भी हमें इस तरह का कोई समस्या होती है, हमें चेस्ट पेन होता है या लेफ्ट हैंड में रेडिएट हो रहा है, उसके साथ हमें सांस फूल रही है या इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो ये हमेशा समझदारी का काम होता है कि हम एक प्रॉपर एक असेसमेंट कराएं अपना। इकोकार्डियोग्राफी से लेके टीएमटी या फिर सीटी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी, जिस कंडीशन में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो क्लैरिटी मिलने के बाद हम लोग बहुत हद तक मेंटली रिलीव हो सकते हैं कि हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं है, या हम लोगों को पूरे टाइम ये सोचना नहीं पड़ता कि बैक ऑफ द माइंड कि क्या मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं हो रही है, क्या मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं। एक सवाल और है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हमने देखा था कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। ऑक्सीजन चूंकि एक फिर पूरी जो है प्रक्रिया होती है कि कैसे फिर मरीजों को ऑक्सीजन देना है, वो सेकेंडरी। प्राइमरी ये है कि हम जो सांस लेते हैं, जो हमारा तरीका है, आज हम लोग महसूस खुद करते हैं कि जल्दी जल्दी, मतलब हालांकि वो याद तो नहीं रहता है, लेकिन जल्दी जल्दी लेके खत्म करते हैं। लोग कहते हैं गहरी सांस लेनी चाहिए, इसका कितना असर पड़ता है लंबी लंबी सांस लेने का? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो ऑक्सीजनेशन होता है, आपके गहरी सांस लेने से लंग की कैपेसिटी ओपन अप होती है। अगर हार्ट फेलियर होता है या किसी को कुछ इस तरह की भी इश्यूज़ होते हैं, हार्ट अटैक के टाइम पे भी होते हैं, तो भी गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ होता है। अक्सर रिकवरी के टाइम पे भी जो आपने देखा होगा, जो 3 बॉल वाला जो एक डिवाइस होता है वो यूज़ करते हैं ताकि गहरी सांस लेके लंग की कैपेसिटी इंप्रूव की जाए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गहरी सांस लेना, लंबी अच्छी सांस लेना, वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर दिशानी जी, अब आप मास्क पहनना भी सिखा दीजिए। और एक सवाल इसमें मैं और जोड़ रहा हूं कि गर्भवती महिलाएं वो इस कोविड में अपना और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का ध्यान कैसे रख सकती हैं? जी, तो हम अगर मास्क पहनने की बात करेंगे तो देखिए कई लोग जो हैं मास्क इस्तेमाल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो मास्क है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। देखिए विवेक जी, ये मास्क पहना ऐसे, और ये तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें प्रॉपर वे में अपना नाक और मुंह ढक के रखना है। ये एक यहाँ पे एक हमेशा एक पिन दिया हुआ रहता है, हमें इसे नोजल को, ये देखिए, तो इससे अगर हम कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो इस तरह से हमें मास्क का उपयोग करना है। और आपके अगले प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूँगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें सबसे पहले पब्लिकली प्लेसेस अवॉइड करनी है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उन्हें जाना है। हमेशा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी सर्दी खांसी ज़ुकाम है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सबसे पहले जाकर के अपने चिकित्सक की सलाह लेनी है। थोड़ा भी उन्हें लक्षण लग रहा है कि बुखार है या सर्दी है, खांसी है, और डाइट उन्हें बहुत प्रॉपर वे में रखनी है। प्रोटीन इंटेक हमेशा अपना बढ़ाना है जी। हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें, और नियमित रूप से जो उनके एएनसी चेकअप्स होते रहते हैं वो करवाना है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि अगर माँ को कोविड हो गया तो फिर वो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कोई नुकसानदायक है, ऐसी स्थिति बनती है क्या? जी बिल्कुल नहीं। देखिए ये एक नॉर्मल, अगर थोड़ा बहुत भी अगर लक्षण आ रहे हैं माँ को तो ऐसा कोई खतरा नहीं है बच्चे की ओर कि बच्चे को भी ये संक्रमण होगा ही या बच्चे को भी खतरा होता है। बस यही हम बोलेंगे कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप उस चीज़ की सावधानी रखेंगे, थोड़ा सा लाइक ट्रीटमेंट में अगर हो भी जाता है तो ट्रीटमेंट में परामर्श में और अपने चिकित्सक की परामर्श लेंगे तो उस चीज़ से बच्चे को ज़्यादा खतरा नहीं होता है। जी डॉक्टर पीयूष जी, ये जो नया वेरिएंट है NV.1.8 LF.7, इस नए वेरिएंट को लेकर आपकी रिसर्च कहाँ तक पहुँची है? क्या आपको पता चला इस नए वेरिएंट को लेकर किस एज ग्रुप पर ज़्यादा इफेक्टेड है या किन लोगों को ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा? डॉक्टर पीयूष जी।
ऐसा कोई एज ग्रुप स्पेसिफिक इफेक्ट तो नहीं देखा जा रहा है जी, जिससे कि हम ये कह सके कि ये जो एज ग्रुप है ये ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा या इस एज ग्रुप में ज़्यादा वो उसका असर देखा जाएगा या इस एज ग्रुप में उस बीमारी के फैलने की ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा कुछ तो नहीं देखा जा रहा है। जी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हम लोगों को अपने बड़ों, अपने से जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का थोड़ा इस बीमारी को लेकर ध्यान रखने की हमें आवश्यकता होगी। और ध्यान यही रखना होगा कि वो अच्छे से अपना खाना वाना ठीक समय पे खाना खाते रहें और हम उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख सकें। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि बीमारी, जब किसी छोटे बच्चे को बीमारी होती है तो वो अपना ध्यान अच्छे से नहीं रख सकता, सीधी सी बात है। तो उस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को अगर मतलब सतर्क बुखार रहना या है, फिर- डरने की जरूरत नहीं है डॉक्टर पीयूष जी। तो उसका हम चेकअप करवा सकें। जी, सतर्क रहना है। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर मैं किसले जी, समाज से मैं बिल्कुल देखता हूँ कि लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं कि अगर आपने यहाँ से सांस लेना शुरू किया, उसके बाद आपकी सांस यहाँ तक है तो आपके फेफड़े स्वस्थ हैं, नहीं हैं तो फिर आप बीमार हैं। इस पर कितना यकीन करना चाहिए, क्योंकि लोग इससे पैनिक हो जाते हैं। ये कोई मतलब ये बेसिकली हेल्दी रहने के लक्षण हैं। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं फ्रिक्वेंटली, हम चलते फिरते आइडियली हैं। क्या है, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अमूमन जो कई बार कोई भी पोस्ट कर दे रहा है, अब उसमें अगर वो फिट नहीं है तो वो टेस्ट हो जाता है। जी आइडियली क्या होना चाहिए? नहीं, अपना जैसे हम लोग चलते फिरते हैं, जैसे हम लोग वॉक करते हैं, तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हमारी लंग कैपेसिटी बेटर है। लंग कैपेसिटी बेटर रखने का जैसे प्राणायाम और योगा, ये सब एक्सरसाइजेज होती हैं, वॉकिंग होती है, डीप ब्रीदिंग होती है, जैसे आपने बोला। तो जैसे जैसे हम उसको ट्रेन करते हैं, हम अपने हार्ट को ट्रेन करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस को ट्रेन करते हैं अपने, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि ऑक्सीजनेशन, जो हमारा लंग्स अगर बेटर रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ हमारी बेटर है। जैसे मैं बैठा हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मैं ये पता कर सकूं कि मेरे फेफड़े स्वस्थ हैं या मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है। कुछ है ऐसा तरीका? हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, जी। उससे हम लोगों को लंग की अपनी कैपेसिटी पता चल सकती है। नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है जी। तो ये हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू। अभी हो सकता है पॉसिबल? नहीं। अच्छा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बेसिकली एक उस मतलब मशीन से होता है। ये नहीं, घर बैठे बिना मशीन के कोई टेस्ट नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा तो नहीं। ब्रेथ होल्डिंग वगैरह देख सकते हैं हम लोग, वो सब चीज़ें हैं। कितने वो time सेकंड्स भी तक, है। मतलब जैसे अगर मैं टाइम शुरू करूं जी, तो कितने सेकंड्स तक आप सांस रोक कर रख सकते हैं, नहीं रख सकते? अगर ऐसा कोई डेमो अगर मिल जाए तो 30 सेकेंड्स तक तो आपका कम से कम हमारा रहना चाहिए। जी। तो आप टेस्ट करके देख रहे हैं? हाँ, मैं टेस्ट करके लाइव देख रहा हूँ, ज़रूरी है। आप मैंने टेस्ट करें ही मैं आपका टेस्ट करूँ? नहीं, आप कर लीजिए। मैं अपना करूँ? जी। अच्छा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जी। एक गहरी सांस लेता हूँ, उसके बाद फिर पता चल जाएगा कि मेरे लंग्स कितने प्रॉपर हैं। मैं स्मोक नहीं करता हूँ। ये 30 सेकंड हो गए, मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता था। हाँ, अभी बस, ठीक है। तो ये हमने आज बात की, इसलिए देखिए मैंने टेस्ट भी किया ताकि आप घर पे ये देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि 30 सेकंड एटलीस्ट होना चाहिए, 30 सेकंड है। और अब कोविड को लेकर जो खतरे हैं, जो स्थितियां हैं, वो उसको लेकर चर्चा हो गई है। डरना नहीं है, सतर्क रहना है, यही इस चर्चा का सार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर किसले जी, डॉक्टर पीयूष जी, डॉक्टर दुशानी जी।